इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शंस के बारे में, जो कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक आता है। तो अब हम देख लेते हैं कि डिडक्शंस का आखिर यूज क्या है, क्यों हमको ये पढ़ना पड़ेगा। जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब हमको डिडक्शंस की जरूरत पड़ेगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमेशा डिडक्शंस लेस करते हैं तब टोटल इनकम आता है। और ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है, अभी हमने 5 हेड पढ़ रखे हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड को जब आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आप डिडक्शंस लेस करोगे जो भी उस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन में दिया होगा, इसमें से जो भी सेक्शन, तब आता है टोटल इनकम। तो डिडक्शंस को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 80C के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें होती है तो वो अकेले देखनी पड़ेगी। एक वीडियो में हम लोग सिर्फ 80G के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें एक सेपरेट फॉर्मूला होता है। और उसके बाद जितने भी सेक्शन बच जाएंगे उसको हम तीसरी वीडियो में करेंगे। तो ऐसे ही करके डिडक्शंस हमारे हो जाएंगे। तो हम देखते हैं 80C। सेक्शन 80C होता क्या है? डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऐसे आपको याद करना है कि 80C का मतलब ये हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई सबके पेरेंट्स कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखे होंगे, तो उसका भी कुछ डिडक्शन मिलता है, लेकिन कितना मिलता है वो हम अभी देखेंगे। वैसे ही प्रोविडेंट फंड, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होते हैं, वो सब, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के वो 80C में नहीं आता है। ये जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इसी का यूज अभी आता है। तो और सबसे पहले जान ले 80C का क्वांटम ऑफ डिडक्शन अप टू 1,50,000। कहने का मतलब कि क्वेश्चन में जितने भी सारे चीजें दी हुई हो, 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा, 1,50,000 रुपीज से ज्यादा अमाउंट का 80C के अंदर डिडक्शन नहीं मिल सकता। अगर 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट हो भी जाता है पूरे 80C के चीजों का, तो भी केवल 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा बस। अब क्या क्या चीजें आती है उसमें वो देख लेते हैं। पहला, इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ सेल्फ, स्पाउस और हिज और हर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर ऑल्सो। भाई देखो, इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ सेल्फ यानी कि जिसका आप कैलकुलेट कर, ये फर्स्ट पॉइंट है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होंगे तो हम सब अलग अलग देखेंगे। अभी इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। और किसकी? जिसका एसएससी, जिसका हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो स्पाउस यानी कि जिसका भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हस्बैंड या वाइफ, उनके चिल्ड्रन, और अगर उनकी डॉटर की मैरिज हो गई हो वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो एसएससी होते हैं उनके पेरेंट्स का अगर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है तो वो इसमें नहीं आएगा। कहने का मतलब, मैंने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है अपने पेरेंट्स का और मेरा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है टोटल इनकम का, तो मुझे 80C में मेरे पेरेंट्स का जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ मेरा मिलेगा, स्पाउस का मिलेगा, चिल्ड्रन का मिलेगा और मैरिड डॉटर का मिलेगा। ठीक है, मतलब पेरेंट्स नहीं आते हैं इंश्योरेंस ऑन लाइफ वाले में। अब क्या चीज डिडक्शन मिलता है? तो क्वालिफाइड अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम और पेमेंट मेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बिफोर। तो इसमें 3 कंडीशन है इंश्योरेंस की। एक कि ये इशू, आप पहले ए और बी पॉइंट देखो, सी पॉइंट सेपरेटली देखेंगे क्योंकि उसका थोड़ा अलग रीजन है। तो ए और बी है कि ये बिफोर 1 अप्रैल 2012 है, और बी पॉइंट में लिखा है कि पॉलिसी अगर इशू हुई है ऑन और आफ्टर 2012। तो भाई देखो, अगर वो पॉलिसी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो 1 अप्रैल 2012 के पहले इशू हुई है, तो फिर जो भी प्रीमियम कट रहा होगा, भाई जो भी इंश्योरेंस आप लेते हो, कितने आपके पेरेंट्स लिए होंगे, तो उसका जो भी पैसा कटता होगा पर मंथ इंस्टॉलमेंट में कुछ प्रीमियम कटता होगा ना, तो या तो वो प्रीमियम या फिर इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। कहने का मतलब, अगर वो पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई है तो फिर वो प्रीमियम जो गिवन होगा वो, या फिर जितने की पॉलिसी होगा उसका 20%। अगर वो प्रीमियम 20% से ज्यादा है तो फिर हमको उससे मतलब नहीं, हमको केवल 20% तक ही ले सकते हैं। अगर वो प्रीमियम 20% से कम है तो ठीक है।
अभी इसको एक फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। कहने का मतलब अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 को या फिर 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू हुई है तो या तो वो जो प्रीमियम होगा वो जो प्रीमियम कट रहा होगा मंथली या जो भी इंस्टॉलमेंट पे वो, या फिर 10% उस पॉलिसी का वो जो भी लेस होगा वही आएगा यहाँ पे। अब इसको एक फॉर्मूले से आप देख लो तो इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये देखो 1 अप्रैल 2012 के पहले वाला मैंने क्या बताया कि भाई या तो वो प्रीमियम या फिर 20% पॉलिसी का, कुल मिला के 20% ऑफ पॉलिसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा है तो भी हम केवल 20% ऑफ पॉलिसी वाला ही लेंगे, ज्यादा नहीं ले सकते इसे। जैसे एक एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि पॉलिसी ली गई है 2011 में, ठीक है। अब वापस से आप इस पेज पे आओ, पॉलिसी 2011 में ली गई है यानी कि 1 अप्रैल 2012 से पहले वाली कंडीशन आ गई, यानी कि 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ, तो पॉलिसी ली गई है 2011 में यानी कि 2012 से पहले ली गई है। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, कहने का मतलब कितने का इंश्योरेंस कराया है, तो 2 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ 18,000 रुपीज। भाई ये गिवन है ओन लाइफ, क्यों? क्योंकि केवल खुद के स्पाउस के और बच्चों का ही डिडक्शन 80C में मिलता है। अगर पेरेंट्स का इंश्योरेंस कराया है तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो भाई ये ओन लाइफ वाला तो 80C में मिलता है। दूसरी चीज ये 2012 से पहले वाली कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ये जो प्रीमियम है ये पूरा 80C में आएगा या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए है। तो सबसे पहले आप देखो हम 80C का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिसी कब ली गई है, पॉलिसी ली गई है बिफोर 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 से पहले पॉलिसी ली गई है, यानी कि 20% ऑफ पॉलिसी एक्सीड नहीं करना चाहिए ये प्रीमियम जो है। तो भाई प्रीमियम कितना है, 18,000, और पॉलिसी कितनी है, 2 लाख रुपए की। तो चेक कर लेते हैं, 2 लाख रुपीज की पॉलिसी थी, 2 लाख का 20% निकालेंगे तो 2 लाख का 20% कितना आ गया, 40,000 रुपए। और एक्चुअल में प्रीमियम कितना कट रहा है, 18,000 रुपए। तो क्या वो 20% से कम है, तो हाँ कम है। तो 80C में ये 18,000 रुपए क्वालिफाइड हो गया, मतलब कि 80C में 18,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इतना डिडक्शन मिलेगा क्योंकि ये 20% से कम है। वैसे ही एक हम देख लेते हैं 2012 के बाद वाली कंडीशन। तो यहां ली गई है पॉलिसी 2015 में, तो यानी कि 1 अप्रैल 2012 के बाद की ली गई है। पॉलिसी वैल्यू है 90,000 की पॉलिसी है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन वाइफ लाइफ, भाई खुद पे, वाइफ पे, हस्बैंड पे और बच्चों का और मैरिड डॉटर का अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो उसका 80C में डिडक्शन मिलेगा। दूसरी चीज ये 2012 के बाद की पॉलिसी है, तो आप यहां देखो 2012 के बाद की पॉलिसी है तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पॉलिसी की वैल्यू से। तो पॉलिसी कितने की है, पॉलिसी है 90,000 रुपए की, 90,000 का आप 10% निकालोगे, क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी जो है आफ्टर 1 अप्रैल 2012 की है। तो 90,000 का 10% कितना आ जाएगा, 9,000 रुपीज आएगा, ठीक है। और प्रीमियम कितना था एक्चुअल में, प्रीमियम दे रखा है जो वाइफ की लाइफ पे है वो है 10,000 रुपए। तो भाई आप ये बताओ ये जो प्रीमियम है ये 10% से ज्यादा है कि नहीं, तो है। लेकिन हमने पढ़ा है अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसी है तो केवल 10% ही जाता है, उससे ज्यादा डिडक्शन 80C में नहीं आएगा। तो यहां पे आप लिखोगे 80C में डिडक्शन कितना होगा, क्वालिफाइड अमाउंट होगा 80C के लिए केवल 9,000 रुपए। क्यों? क्योंकि ये जो 10,000 रुपए प्रीमियम कट रहा है ये 10% से ज्यादा है, और हम जब भी 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसी होगी तो केवल 10% तक ही क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि 2012 से पहले है तो पॉलिसी के 20% तक का वैल्यू 80C में आएगा, और अगर 2012 के बाद की वैल्यू है तो पॉलिसी के 10% तक की वैल्यू ही 80C में आएगी। तो यहाँ प्रीमियम जो है 10% से ज्यादा था तो हमने केवल जितना 10% तक आ सकता था वही ले लिया, 9,000 रुपए, ठीक है। अब इंश्योरेंस में तीसरी कंडीशन देख लेते हैं।
पहली और दूसरी आप साथ में याद करोगे, तीसरी वाली अलग से देख लो। इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, मतलब कि पॉलिसी अगर इशू की गई है 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद, तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब भाई इसमें और इसमें तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी कि ऐसे तो ये 1 अप्रैल 2012 के बाद था, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि वो डिसेबल हो कि क्या हो। 1 अप्रैल 2013 के पहले 1 अप्रैल 2013 को और 1 अप्रैल 2013 के बाद अगर 15% से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन देखो क्या है। It should not exceed 15% of actual capital sum assured if it is on life of person who is a person with a disability or a person with a severe disability। कहने का मतलब कोई भी डिसेबिलिटी हो, विकलांग श्रेणी में वो आते हो, अगर ऐसा कुछ है तो फिर, और उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2013 के बाद, तो उनकी पॉलिसी का 15% से ज्यादा नहीं जाएगा एटीसी में। कहने का मतलब प्रीमियम जितना भी उससे मतलब नहीं है, पॉलिसी का 15% ही एटीसी में आ सकता है, उससे कम भी है तो चलेगा। तो पहला कंडीशन तो क्या, वो डिसेबिलिटी हो या कोई भारी भरकम डिसेबिलिटी हो, सीवियर हैवी डिसेबिलिटी हो, या कह सकते हैं उनके हाथ नहीं हो, या ऐसा कुछ ज्यादा डिसेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और एलिमेंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 DDB। जैसे 80C होता है वैसे ही आगे चल के 80 DDB सेक्शन है, तो उसमें जो डिजीज, उसमें जो बीमारी स्पेसिफाई की गई है, अगर उस बीमारी से ये पर्सन जिसका आप कैलकुलेशन कर रहे होगे इनकम टैक्स, अगर वो इस बीमारी से सफर कर रहे होंगे जो कि 80 DDB में होगा, स्पेसिफाई होगा, तो भी इनको ये 2013 के बाद वाले में और उन्होंने पॉलिसी ले रखी होगी तो 15% तक का अमाउंट उनको 80C में डिडक्शन मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पहला पॉइंट इंश्योरेंस का था, उसमें आप अगर 1 अप्रैल 2012 के पहले पॉलिसी इशू हुई है तो 20% पॉलिसी का 80C में जाएगा। 20% से कम या 20% है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। प्रीमियम जितना भी हो उससे मतलब नहीं है, 20% तक ही जा सकता है। अगर 1 अप्रैल 2012 को या 1 अप्रैल 2012 के बाद का है तो प्रीमियम जितना भी है उससे मतलब नहीं है, 10% ऑफ पॉलिसी तक ही जाएगा। तीसरा पॉइंट कि 2013, 1 अप्रैल 2013 या फिर 1 अप्रैल 2013 के बाद, लेकिन कंडीशन ये कि वो पर्सन डिसेबल हो या सीवियर डिसेबल हो, या फिर 80 DDB में वो डिजीज स्पेसिफाई की गई हो, वो पर्सन उस डिजीज से सफर कर रहा हो, तो फिर वो प्रीमियम या फिर 15% ऑफ कैपिटल जो भी कम होगा। कहने का मतलब केवल 15% तक ही, पॉलिसी के 15% तक ही 80C में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड RPF। जब हमने सैलरी चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने नोट किया था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जब भी आता था तो 12% ऑफ सैलरी से जितना एक्सीड करता था वो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर लेते थे। कहने का मतलब अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर RPF में दे रखा होता था तो फिर इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी तक, मतलब 12% ऑफ सैलरी से जितना ज्यादा होता था वो हम लेते थे, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो वो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को हमने वहां नहीं लिया था, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं ले रहे थे, वो पूरा अमाउंट आएगा 80C डिडक्शन में। कहने का मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF था तो 12% ऑफ सैलरी से जितना भी ज्यादा होता था वो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ले लेते थे, और वहीं उसी क्वेश्चन में लिखा रहता था, आप चेक करिएगा जाके, कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF इतना %, तो उसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे, इनकम फ्रॉम सैलरी में लेते ही नहीं थे। तो वो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं लेते थे, वो अब जब भी आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में दे रखा होगा तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी का तो वैसे ही कैलकुलेशन करोगे। जब सारे इनकम को कैलकुलेट कर लोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इन सबको, और ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, जब डिडक्शन लेस करोगे तब आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को लोगे। जैसे ये देखो आप लोग, यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन 1 दे रखा है पेज नंबर 452 पे, तो इसमें यहाँ पे सैलरी में ये बी पॉइंट आप देखो, ही कंट्रीब्यूटेड 13% टू हिज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू विच द कंपनी कंट्रीब्यूटेड एन इक्वल अमाउंट।
तो यहाँ क्या बोला गया कि कंपनी ने भी 13% रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है और जिसका हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उन्होंने भी। तो यहाँ जब टोटल इनकम आप कैलकुलेट करोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, तब तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, क्योंकि 13% लिया गया था, 13% कंट्रीब्यूट किया गया था एम्प्लॉयर ने, तो 12% से ज्यादा कितना हुआ, केवल 1% हमने यहाँ ले लिया। लेकिन जब डिडक्शन करोगे अंडर 80C, तो फिर जो भी सैलरी था उसका पूरा 13% जो है वो यहाँ 80C में डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। कहीं भी लिखा होगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू कोई भी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, तो ये भी 80C में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, सब्सक्रिप्शन टू एनएससी 8th इशू एंड 9th इशू। ये पहली बात आप ध्यान रखना, हम 80C में केवल एज एन इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। दूसरी चीज 4th पॉइंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन टू एनएससी 8th इशू एंड 9th इशू। तो भाई जहां कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिखे सीधे सीधे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन टू एनएससी 8th इशू 9th इशू, वो पूरा अमाउंट आप 80C में ले लेना, डिडक्ट होगा, पूरा अमाउंट 80C में आ जाएगा। एनएससी क्या होता है अभी आगे 7th पॉइंट में और हम पढ़ेंगे एनएससी के बारे में, तब हम पढ़ लेंगे इसको। 5th पॉइंट, एज अ कंट्रीब्यूशन इन द नेम ऑफ सेल्फ, spouse or his or her child for participation in unit linked insurance plan 1971 of unit trust of India। अगर जो एसएससी है उसने कोई कंट्रीब्यूशन किया है अपने नाम पे, स्पाउस यानी कि जो भी एसएससी है उनकी वाइफ या फिर हस्बैंड या फिर और उनके बच्चे के नाम पे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में कोई भी कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो फिर 80C में डिडक्शन मिलेगा। यहां पे भी एसएससी के पेरेंट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 6th पॉइंट, ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग पेमेंट टुवर्ड डेवलपमेंट फीस और डोनेशन पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर। और किसको पे किया गया हो, टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन इंडिया। बी पॉइंट, फॉर द पर्पज ऑफ फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ट्यूशन फी एक्सक्लूडिंग पेमेंट टुवर्ड डेवलपमेंटल फीस से ये मतलब है कि केवल ट्यूशन फी ही आएगा, कोई भी डेवलपमेंटल फी। आप लोग अपना फी रिसिप्ट चेक करोगे जब भी कॉलेज का, तो उसमें एक साइड में सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी होगा, और एक्स्ट्रा जो हो गया जैसे कि लाइब्रेरी का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब एक्स्ट्रा फीस हो जाते हैं, ये सब डेवलपमेंटल फीस कहलाते हैं। तो वो अमाउंट ट्यूशन फी में नहीं आता है। और कई लोग जिनके पेरेंट्स किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, तो वो जब साल के अंत में उनको इनकम टैक्स भरना होता होगा, तो कॉलेज से एक रिसिप्ट साइन करवाना होता है ट्यूशन फी का। तो आप चेक करोगे कि जब कॉलेज से वो जो रिसिप्ट मिलता है उसमें ये डेवलपमेंटल फीस घटा के केवल ट्यूशन फी ही लिख के दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंटल फीस का डिडक्शन 80C में नहीं मिलता है। जितना बस ट्यूशन फी लिख के लिखा होगा पैसा, बस वही आएगा, पहली चीज। दूसरा, किसको वो ट्यूशन फी किया गया हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि हिंदुस्तान में हो, इंडिया में हो। और किसके लिए? फुल टाइम एजुकेशन के लिए, अपने 2 बच्चों के लिए इनको डिडक्शन मिलेगा, 2 बच्चों तक, ठीक है। 7th पॉइंट, इंटरेस्ट अक्रूड और इंटरेस्ट ड्यू ऑन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू एंड 9th इशू। अभी हमने 4th पॉइंट में पढ़ा सब्सक्रिप्शन टू एनएससी 8th इशू और 9th इशू लिखेगा, तब तो सीधे सीधे आप वही अमाउंट पूरा अमाउंट ले लेना। अब क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, या तो लिखा होगा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी 8th इशू या 9th इशू, या लिखा होगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन एनएससी 8th इशू और 9th इशू, तो वो भी अमाउंट आएगा। लेकिन ध्यान रखना, बट ओनली फॉर फर्स्ट 4 years इज अलाउड फॉर 80C डिडक्शन बिकॉज इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड इन एनएससी। सबसे पहले जानो कि एनएससी क्या होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड होता है जो कि एक स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनएससी का मेच्योरिटी पीरियड 5 साल तक होता है, ठीक है। तो जब उसका मेच्योरिटी पीरियड 5 साल तक होता है, तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन एनएससी पहले 4 साल का इंटरेस्ट है, तो वो पूरा अमाउंट ऑफ 80C में ले लेना। अगर वहां क्वेश्चन में कहीं मेंशन कर दिया है कि इट इंक्लूड्स 5th ईयर ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, तो आप क्या करना, 5th वाला सब्ट्रैक्ट कर देना। क्यों? क्योंकि पहले 4 साल के जो इंटरेस्ट हैं वो तो री इन्वेस्ट किए गए होंगे एनएससी में, और जो 5वें साल का इंटरेस्ट होगा वो तो पूरा फिर सब 1 साल इन्वेस्टर के हाथ में मिल जाएगा, तो फिर वो
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए सब्सक्रिप्शन टू एनएससी 8th इशू 9th इशू तो पूरा अमाउंट 80C में आएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट अक्रूड या फिर इंटरेस्ट ड्यू ऑन एनएससी लिखा है तो पहले 4 साल का इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो 80C में उसका डिडक्शन मिलेगा, 5वें साल का नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखो आप 80C में पेज नंबर 415 में दे रखा है, यहाँ पे 80C का कैलकुलेशन करना था, ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 में, ठीक है, लिखा है ना कंप्यूट क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80C। तो ये 5th पॉइंट देखो आप, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू इंक्लूडिंग 5th ईयर इंटरेस्ट ऑफ 1500। और अभी हमने क्या पढ़ा, अक्रूड इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट ड्यू है एनएससी 8th इशू या 9th इशू पे, तो पहले 4 साल का इंटरेस्ट 80C में आएगा, 5वें साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो आप सॉल्यूशन में 5th ईयर इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टेड हेंस डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। कहने का मतलब ये देखो आप, यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट कितना था 4000 रुपए और 5वें साल का इंटरेस्ट कितना था 1500 रुपए, तो 4000 माइनस 1500 करके यहाँ पे जो अमाउंट आया 2500। 5th ईयर का अक्रूड इंटरेस्ट एनएससी पे मत लेना कभी भी, केवल पहले 4 साल तक लोगे। 8th पॉइंट, डिपॉजिट इन 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। अगर 5 साल वाले पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट किया गया है तो 80C में उसका डिडक्शन मिलेगा। 9th पॉइंट, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 2004। एक स्कीम है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बनी हुई है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 2004। अगर उसमें कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं तो फिर उसका जो भी अमाउंट होगा वो फिर डिडक्शन मिलेगा 80C में। डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, बच्चों के लिए। तो अगर इसमें कोई पैसा किसी एसएससी ने लगाया है अपने बच्चे के लिए तो फिर वो अमाउंट जो है 80C में डिडक्ट होगा। कंट्रीब्यूशन बाय एनी इंडिविजुअल टू एनी प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई। अगर इंडिविजुअल ने किसी भी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है जहां पे प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई होता है तो फिर वो अमाउंट 80C में डिडक्ट होगा। 12th पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF वेयर सच कंट्रीब्यूशन इज टू एन अकाउंट स्टैंडिंग इन नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस और हिज और हर चाइल्ड। अगर PPF में कोई भी कंट्रीब्यूशन हुआ है जहां पे वो कंट्रीब्यूशन उन्होंने खुद के नाम पे या स्पाउस यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ के नाम पे या फिर अपने बच्चों के नाम पे किया है तो वो अमाउंट 80C में डिडक्शन मिलेगा। हमने 12 पॉइंट पढ़ लिए हैं। जनरली इसी में से पॉइंट आते हैं आपके क्वेश्चन में, तो मैंने सिर्फ 12 पॉइंट यहाँ पे लिखवा दिए हैं। और भी अगर आपको पढ़ना हो तो पूरे पॉइंट आपको आपकी इनकम टैक्स की बुक में पेज नंबर 409 पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाले सारे मैंने कवर करा दिए 80C के। ये आप पेज नंबर 410 पे देखो, जैसे कुछ छूटा है जो वो आप यहाँ से एक बार रीड कर लेना ऐसे, जैसे कि ये लिखा हुआ है ये 12th पॉइंट, सम पेड टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सच एन्युटी प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई न्यू जीवन धरा प्लान 1, न्यू जीवन अक्षय प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3 ऑफ LIC ऑफ इंडिया हैज बीन नोटिफाइड। कहने का मतलब अगर कोई भी एन्युटी प्लान में लिया गया है LIC का प्रीमियम, ये सारे जो न्यू जीवन धरा, न्यू जीवन अक्षय प्लान, इन सब का कोई भी एन्युटी प्लान जा रहा है, कोई भी प्रीमियम जा रहा है तो फिर वो पैसा 80C में डिडक्शन मिलेगा। Sum paid as subscription to any unit of mutual fund or from the administrator or specified company under any plan formulated in accordance with such scheme as the central government may notify। कोई भी सब्सक्रिप्शन किया अगर किसी म्यूचुअल फंड को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या किसी स्पेसिफाइड कंपनी का किसी प्लान में और वो स्कीम हो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फिर वो भी 80C में आ जाता है। और sum paid as contribution by an individual to any pension fund set up by any mutual fund or by the administrator or specified company as the central government may notify UTI retirement benefit pension fund has been notified। कहने का मतलब कोई भी पेंशन फंड जो कि म्यूचुअल फंड ने सेटअप किया हो।
म्यूचुअल फंड ने सेटअप किया हो और उसको नोटिफाई जरूर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पे दे रखा है कि जैसे कि यूटीआई का जो रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, तो इसमें अगर पैसा कुछ अपने बाद में पेंशन लेने के लिए डालते हैं तो फिर 80C में इसका रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है by way of deduction from the salary up to 20% of salary payable by or on behalf of the government for the purpose of securing a deferred annuity। मतलब कि इसमें सैलरी से डिडक्शन के तौर पे, कहने का मतलब 20% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा अगर गवर्नमेंट को पेबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर एसएससी ने पे किया है या फिर गवर्नमेंट ने पे किया, या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कोई पैसा, ताकि रिटायरमेंट के बाद कोई एक सिक्योर्ड पैसा मिले, तो अगर कुछ ऐसा पैसा गवर्नमेंट के बिहाफ पे जमा हुआ है तो 20% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन 80C में मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। और पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग scheme or installment for repayment of a loan is taken from prescribed authorities, institutions for the purpose of purchase or construction of residential house property, the income from which is chargeable to tax under head income from house property। आपने अभी income from house property पढ़ा होगा, तो income from house property में जो भी परचेज का, कंस्ट्रक्शन का, ये सब चार्जेबल होगा। तो अगर उसके लिए कोई लोन है और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो रही है, या फिर लिखा हुआ ना इंस्टॉलमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन के रीपेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट हो रहा है, तो फिर वो जो इंस्टॉलमेंट है वो आ जाता है 80C में डिडक्शन में। अब हम 80C को और अच्छे से समझने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आगे जब आप टोटल इनकम के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें 80C आपको ढूंढ के उसको निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देखोगे टोटल इनकम के इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 452 पे, इसमें क्वेश्चन है टोटल इनकम का, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे यहाँ बोल दिया गया है he has insured his life in 2016 and pays an annual premium of 2000 on his policies of 30,000। तो आप ये देख रहे हो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो आप 80C में पढ़ रहे हो, तो इसीलिए हम वो सारे इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 80C के, कि जब ऐसा एक मिक्स क्वेश्चन आए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, तो आप 80C को अच्छे से कर पाओ। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 413 पे गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स in respect of Mr. Adarsh, an author of books, compute the deduction allowable to him under section 80C। ये सिर्फ 80C के अंदर कितना अमाउंट क्वालिफाई होगा बस वो चेक करने के लिए। आप ध्यान रखना जो अभी हम पढ़ के आए वही होगा, बस अमाउंट जो सारे 80C में जितने भी चीज होते हैं वो सब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। पहला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ पॉलिसी टेकन इन 2011, प्रीमियम कितने की है? 22,000 रुपए की। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है सम अश्योर्ड ऑन द अबव पॉलिसी 2 लाख रुपए। भाई देखो उन्होंने खुद के लिए इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस मिस्टर आदर्श ने कराया, ठीक है, वो पॉलिसी उन्होंने कितने रुपए की ली? 2 लाख रुपए की ली। प्रीमियम कितना जा रहा है? 22,000। ये पॉलिसी है 2012 के पहले की, तो सिंपल सी बात, आप पॉलिसी का 20% से ज्यादा नहीं ले सकते, तो 2 लाख का 20% कितना होगा? 40,000 रुपीज। और ये जो प्रीमियम है ये 20% से कम है, इसीलिए 22,000 रुपए पूरा अलाउ होगा 80C में। थर्ड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपीज। हमने जब 80C की हेडिंग पढ़ी थी तो उसमें लिखा था डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा। तो फिर यहां पे ये जो तीसरा पॉइंट दिया है कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपए, ये नहीं आएगा इसमें। फोर्थ पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 95,000 रुपीज। भाई पब्लिक प्रोविडेंट फंड और कोई भी फंड हो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, ये सब कुछ आएगा यहाँ पे। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड 95,000 रुपीज पूरा आएगा। सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू 18,000 हमने पढ़ा है। सब्सक्रिप्शन को हम सीधे सीधे पूरा अमाउंट ले लेते हैं। एनएससी में जो भी सब्सक्रिप्शन होता है वो पूरा अमाउंट 18,000 रुपए आप ले लेना। सिक्स्थ पॉइंट, अक्रूड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कंप्लीटेड एनएससी 8th इशू 8,000 रुपीज। अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ड्यू पे कंडीशन है, सब्सक्रिप्शन टू एनएससी पे तो कोई कंडीशन नहीं, पूरा अमाउंट ले लोगे, लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट पहले 4 साल का 80C में अलाउ होगा,
5वें साल का नहीं लेते हैं। तो यहां साफ साफ लिखा है 1 ईयर, तो 1 ईयर का तो आप लोगे, तो 8,000 रुपए पूरा पूरा अमाउंट आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज मदर्स लाइफ पॉलिसी 5,000 रुपए। हमने जब लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट पढ़ा था तो उसमें मैंने बार बार बताया था, लाइफ इंश्योरेंस खुद के लाइफ पे, अगर वो लड़का है तो उसकी वाइफ के लाइफ पे, उसके बच्चों के लाइफ पे डिडक्शन मिलेगा एटीसी में, लेकिन माता पिता यानी कि पेरेंट्स के नाम पे कोई भी डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में एसएससी को नहीं मिलेगा। तो ऑन इज मदर्स लाइफ पॉलिसी लिखा है, इसलिए कोई मतलब नहीं इसका यहाँ पे। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, ये मैंने जो बुक में पॉइंट पढ़ाया था आपको उससे मैंने बताया था, ये 18th पॉइंट, कि भाई कोई भी इंस्टॉलमेंट हो रहा है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर कोई घर बनाने के लिए कोई लोन लिया गया है और उसका रीपेमेंट हो रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो फिर वो पैसा 80C में डिडक्ट होगा। तो 8th पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 21,000 रुपए अलाउ होगा, आएगा। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। ये कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर 80C। ऐसे तो एग्जाम में ये नहीं आता, एग्जाम में आपको सीधे टोटल इनकम ही पूछा जाएगा, उसमें आपको 80C की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं 80C अलग से करा रहा हूं कि 80C आप लोग आराम से क्वेश्चन में से ढूंढ के कर पाओ। तो जैसे यहां पे सबसे पहला पॉइंट दिया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो भाई खुद के लाइफ पे, वाइफ या हस्बैंड के लाइफ पे और बच्चों के लाइफ पे डिडक्शन मिलता है, तो ये खुद के लाइफ पे था, ओन लाइफ पे। दूसरी चीज, ये जो पॉलिसी थी ये बिफोर 2012 थी, लिखा हुआ है ना 2011 में ली गई थी, इसीलिए पॉलिसी का 20%, तो पॉलिसी का 20% कितना है, 2 लाख रुपए की पॉलिसी थी और उसका 20% आप कैलकुलेट करो, तो 2 लाख का 20% कितना आ गया, 40,000 रुपए। तो क्योंकि ये 20 पॉलिसी के 20% को एक्सीड नहीं कर रहा है प्रीमियम, इसी वजह से पूरा अमाउंट यहां पे लिखे ना 22,000, बिकॉज प्रीमियम इज नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट क्या था, वो सम एश्योर्ड ऑन अबव पॉलिसी, उसका तो ट्रीटमेंट पहले वाले में ही हो गया। तीसरा पॉइंट था कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं आता है 80C में, उसको छोड़ के जितने भी फंड हैं वो प्रोविडेंट फंड है वो आता है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट जैसा कि दे रखा है, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना है, 95,000 रुपीज, तो ये पूरा अमाउंट आएगा। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, सब्सक्रिप्शन टू एनएससी 8th इशू, सब्सक्रिप्शन अगर एनएससी में हुआ है 8th इशू और 9th इशू में, तो फिर पूरा पूरा अमाउंट मिलेगा डिडक्शन। सब्सक्रिप्शन टू एनएससी 8th इशू, 8th इशू और 9th इशू में सब्सक्रिप्शन कुछ भी हुआ पूरा अमाउंट मिलेगा, 18,000 रुपए। उसके बाद है accrued interest for 1 year completed on NSC 8th issue, तो accrued interest for 1 year on NSC 8th issue, तो सब्सक्रिप्शन को तो हमेशा पूरा पूरा आप ले लेना, अक्रूड इंटरेस्ट अगर लिखा है पहले 4 साल का 80C में आएगा, 5वें साल का 80C में नहीं आता है, तो ये तो पहले ही साल का, इसलिए पूरा अमाउंट आप यहां पे ले लेना 8,000 रुपए। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज मदर्स लाइफ पॉलिसी, पेरेंट्स के लिए, मदर और फादर के लिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्ट नहीं होता है 80C में। फिर 8th पॉइंट दिया हुआ है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन borrowed for construction of house, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना है, 21,000 रुपए। और कुछ देने लिखा है, इन सबको आप ऐड कर दो पहले तो अमाउंट,
ये सारा आप वर्किंग नोट में वहां पे करोगे जब भी आप सॉल्व करोगे टोटल इनकम में, फिर इन सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 1,64,000 रुपीज। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, केवल 1.5 लाख रुपए। तो यहां पे आप लिखोगे आंसर में मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80C इज 1,50,000 रुपीज। ठीक है, तो मतलब कि जैसे आपका टोटल इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें 80C आपने साइड में कैलकुलेट किया और वो अमाउंट आ रहा है 1,64,000, लेकिन आप केवल 80C में 1,50,000 रुपीज ही लेना, क्योंकि इससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर 1,50,000 से कम का आता है तो ठीक है, 1,50,000 से ज्यादा का अमाउंट आ गया तो सिर्फ 1,50,000 आप ले लेना। ठीक है। इलस्ट्रेशन 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन compute the amount entitled to deduction under section 80C in the assessment of Mr. X for the assessment year 2020 to 23। 80C में बस हमको डिडक्शन कैलकुलेट करना है कि कितना क्वालिफाइंग अमाउंट है। पहला पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 80,000 रुपीज ऑन ओन लाइफ टेकन इन 2017, द प्रीमियम पेड 9,000 रुपए। ओन लाइफ पे है, इसका मतलब कि इसका प्रीमियम आएगा। अब सबसे पहली बात तो आप सबसे पहले इंश्योरेंस वाला जरूर याद कर लो, क्योंकि वो 80C में लगभग आता ही आता है। तो अगर 2012 के पहले की पॉलिसी है तो फिर 20% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं पॉलिसी का, और 1 अप्रैल 2012 या फिर 1 अप्रैल 2012 के बाद पॉलिसी ली गई है तो 10% से ज्यादा अमाउंट क्वालिफाई नहीं हो सकता है। अब करते हैं क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट था, खुद के लाइफ पे इन्होंने मिस्टर एक्स ने ले रखा था 80,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रीमियम कितना पे किया इन्होंने, 9,000 रुपए। भाई ये देखो आप, ये 2017 में यानी कि 2012 के बाद की पॉलिसी है, और 2012 के बाद की पॉलिसी तो पॉलिसी का जो अमाउंट है उसका केवल 10% अलाउ होगा। तो 80,000 का 10% 8,000, तो प्रीमियम से तो वो अमाउंट कम है, इसीलिए केवल 10% यानी कि 80,000 का 10% 8,000 रुपए ही आप लोगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹15,000 ऑन मैरिड डॉटर्स लाइफ, द प्रीमियम पेड ₹1,000। तो मैरिड डॉटर है उससे कोई मतलब नहीं, डॉटर का आता है प्रीमियम। दूसरी चीज, डेट नहीं दे रखा है तो आप मानोगे 2012 के बाद की पॉलिसी है, यानी कि 10%, पॉलिसी के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रीमियम का अमाउंट। तो 15,000 रुपए का पॉलिसी है, 15,000 का 10% 1,500, और प्रीमियम कितना है 1,000, तो 1,000 रुपए पूरा 80C में क्वालिफाई हो जाएगा, आएगा। थर्ड पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹40,000 ऑन वाइफ्स लाइफ टेकन ऑन 1 मई 2017, द प्रीमियम पेड ₹5,000। तो भाई वाइफ के लाइफ पे प्रीमियम अलाउड होता है और ये लिया गया है 1 मई 2017 को। तो 2012 को या 2012 के बाद की कोई भी पॉलिसी तो केवल पॉलिसी के 10% तक का पैसा अलाउड होता है 80C में। तो 40,000 रुपए की पॉलिसी है, 40,000 का 10% आप कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 4,000 रुपीज, और प्रीमियम इन्होंने कितना पे किया है 5,000 रुपए। तो हम तो 10% से ज्यादा 80C में नहीं दे सकते हैं, तो केवल 4,000 रुपए आप इसमें अलाउ करोगे। फोर्थ पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ₹15,000। जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ते थे तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी में जाता था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को हम कुछ नहीं करते थे। और अभी जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारे पॉइंट पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने बताया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर हो रहा है तो वो पूरा पैसा 80C में क्वालिफाई होगा, आएगा, तो 15,000 रुपीज आएगा। फिफ्थ, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 74,000, ये 74,000 रुपीज भी आएगा। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सारे फंड के पैसे यहाँ पे आएंगे। 6, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1,200, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम भी आएगा। फिर 7th पॉइंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू परचेज ₹20,000, NSC 8th इशू, NSC 9th इशू, परचेज का पूरा पैसा क्वालिफाई होता है तो 20,000 रुपए आएगा। 8th पॉइंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू 1,730। भाई अक्रूड इंटरेस्ट का एक ये चीज मैंने बताया था कि पहले 4 साल का आता है
और 5th ईयर अगर लिख दिया है तो वो नहीं आएगा, केवल 5th ईयर का अमाउंट नहीं आता है, क्योंकि 5th ईयर में तो एनएससी मैच्योर हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि इसको री इन्वेस्ट करना होगा वापस से, ये 5th ईयर का नहीं है। तो इस वजह से ये 1730 रुपीज अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8 इशू लिख के हम लेंगे इसको। 9th, लोन इंस्टॉलमेंट रीपेड टू LIC ऑफ इंडिया rupees 25,000. The loan was taken in 2010 to purchase a DDA flat for own residential purposes. ये अभी हमने पढ़ा है बुक में जब मैंने बताया था, ये 18 पॉइंट कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर हो रहा है कोई भी रेजिडेंशियल घर लेने के लिए तो फिर उसका इंस्टॉलमेंट का पैसा 80C में क्वालिफाई होता है। तो 9th पॉइंट का ये 25,000 रुपये पूरा क्वालिफाई होगा। 10th पॉइंट, ट्यूशन फीस पेड ऑफ ए सन रुपीज 15,000। ये भी अभी हमने पढ़ा था, जब जो मैंने कॉपी में पॉइंट लिखवाया वो मैंने बताया अभी कि ट्यूशन फी एक्सेप्ट द डेवलपमेंटल फी, मतलब कोई भी डेवलपमेंटल फीस तो नहीं आएगा, लेकिन ट्यूशन फी अगर लिखा है तो वो पूरा क्वालिफाई होगा 80C में, तो ये 15,000 रुपये आएगा। ये देखिए 6 पॉइंट में लिखा है ना, ट्यूशन फीस पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जो कि इंडिया में सिचुएटेड हो, तो ट्यूशन फी लिखा होगा तो उसको आप 80C में क्वालिफाई कर दोगे। सॉल्यूशन देखते हैं 2 का। ये हम 80C का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये क्योंकि जब हम टोटल इनकम करेंगे तो उसमें 80C कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग से दिया होगा, तो इसीलिए और अच्छे समझ में आ जाए इसलिए आप लोग ये कर रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है खुद के लाइफ पे, तो वो क्वालिफाई होता है इसलिए आएगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन ओन लाइफ। और प्रीमियम जो था वो 9,000 रुपये है और पॉलिसी 80,000 रुपये, ठीक है। और पॉलिसी ली कब गई है, आफ्टर 2017 है, क्योंकि लिखा हुआ है टेकन इन 2017, यानी कि आफ्टर 2012। और 2012 के बाद अगर कोई भी पॉलिसी ली गई है तो पॉलिसी का 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। तो भाई आप ये देखो 80,000 रुपये की पॉलिसी है और इसका 10% आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। और प्रीमियम कितना है एक्चुअल में, प्रीमियम दे रखा है, ये प्रीमियम पे कर रहे हैं 9,000 रुपये। और हमने पढ़ा है 2012 के बाद की कोई भी पॉलिसी 10% से ज़्यादा नहीं क्वालिफाई हो सकता है, तो 8,000 रुपये आप सिर्फ यहाँ पे लिखोगे, 9,000 नहीं लोगे। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट में मैरिड डॉटर के पे लाइफ इंश्योरेंस, तो वो भी क्वालिफाई होता है। लाइफ इंश्योरेंस केवल पेरेंट्स का नहीं आएगा, बाकी मैरिड डॉटर सन सब कोई आएंगे इसमें। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन मैरिड डॉटर। अब ये पॉलिसी यहाँ पे कोई डेट नहीं दे रखी है कि ये कब ली गई है पॉलिसी, ठीक है, तो हम मानेंगे 2012 के बाद की पॉलिसी है, 15,000 रुपए की पॉलिसी है और प्रीमियम पेड है 1,000। तो जब हम इसको 2012 के बाद की पॉलिसी मान रहे हैं तो 15,000 का 10% कितना होगा, 1,500 रुपीज, और प्रीमियम कितना पे हो रहा है, 1,000 रुपए, यानी कि इसका जो 10% है उससे कम है प्रीमियम, तो प्रीमियम पूरा क्वालिफाई होगा 1,000 रुपए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वाइफ के लाइफ पे इन्होंने लिया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वाइफ के लाइफ पे भी क्वालिफाई होता है इसलिए वो भी हम लेंगे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन वाइफ लाइफ। अब यहाँ डेट दे रखा है कि 2017 में लिया गया है, यानी कि 1 अप्रैल 2012 के बाद लिया गया है, तो इसमें भी पॉलिसी के 10% से ज़्यादा क्वालिफाई नहीं करेगा। अब ये देखो आप यहाँ पे कि ये है 40,000 रुपये की इन्होंने पॉलिसी ले रखी थी। अब क्योंकि ये 2012 के बाद की पॉलिसी है तो केवल 10% क्वालिफाई होगा, तो 40,000 का 10% होगा 4,000 रुपये। अब आप चेक करो कि प्रीमियम इन्होंने कितना पे किया है वाइफ के जो लाइफ में इन्होंने इंश्योरेंस लिया है, तो 5,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये ज़्यादा पे किया है, और हम 10% से ज़्यादा नहीं 80C में दे सकते, तो केवल आप 4,000 यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो हम सैलरी में नहीं लेते थे वो यहाँ 80C में हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना मिस्टर एक्स ने कंट्रीब्यूट किया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो ये पूरा अमाउंट 15,000 रुपये आप यहाँ पे ले लोगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड यहाँ पे आएंगे।
उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सब आता है, इसलिए ये भी पूरा अमाउंट क्वालिफाई होगा, 74,000 रुपये, 74,000। उसके बाद है 6th पॉइंट, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम भी 80C में क्वालिफाई होता है। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम ये है 1,200 रुपीज, ये भी अलाउ होगा। उसके बाद है 7th पॉइंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू परचेज्ड। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का आप 8th इशू देखना या 9th इशू, दोनों अगर परचेज लिखा है तो पूरा पूरा अमाउंट ले लेना। तो 20,000 रुपीज आप यहाँ पे लिख लोगे, जो दिया हुआ है यहाँ 20,000 दे रखा था। उसके बाद है अक्रूड इंटरेस्ट, और अक्रूड इंटरेस्ट वाला मैंने पॉइंट आप लोगों को समझाया था। अक्रूड इंटरेस्ट में अगर वो 5th ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है तो मत लेना आप, पहले 4 साल का बस इंटरेस्ट 80C में क्वालिफाई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनएससी है ये 5 साल बाद मैच्योर हो जाती है, 5 साल में, तो भाई 5वें साल वो री इन्वेस्ट नहीं होगी, तो केवल आप पहले 4 साल का लोगे। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि 5वें साल का, तो हम मानेंगे ये पहले 4 साल में से किसी एक साल का होगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू, अमाउंट दे रखा है 1,730 रुपीज। उसके बाद है लोन इंस्टॉलमेंट रीपेड टू LIC ऑफ इंडिया, और ये किस पर्पस के लिए ली गई थी? ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, एक फ्लैट लेने के लिए इन्होंने लोन लिया था, तो उसके लिए वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे थे, तो ये भी क्वालिफाई होता है 80C में, 25,000 रुपीज पूरा अमाउंट आ जाएगा। लास्ट है ट्यूशन फीस पेड ऑफ ए सन। तो भाई 2 बच्चों का ट्यूशन फी क्वालिफाई होता है, लेकिन केवल ट्यूशन फी, अगर कोई डेवलपमेंटल फी होता तो फिर वो नहीं अलाउ होता। तो 15,000 रुपये जो अमाउंट था वो पूरा पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। अब इन सबको आप ऐड कर लो, तो इसको आप ऐड कर लोगे इन सारे को, तो ये आ रहा है 1,64,930 रुपीज। लेकिन अब ये बताओ आप, 80C का मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट कितना था? केवल 1.5 लाख रुपए। भाई आप टोटल 80C का एक पर्सन का कितना भी, एक SSC का जो टैक्स पे करता है उसका 80C में कितना भी अमाउंट हो जाए, 1.5 लाख से ज्यादा 80C में अमाउंट नहीं दे सकते। 1.5 लाख से कम है चलेगा, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। तो ये तो आया है 1,64,930, लेकिन आप लिखोगे कि qualifying amount under section 80C is restricted to 1,50,000 रुपीज। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर एक्स जिसका हम कैलकुलेट कर रहे थे 80C का, उनका क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा 1.5 लाख रुपए। तो जैसे कि आप टोटल इनकम करोगे तो उसके जब यहाँ तक आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, सबको आप अलग अलग कैलकुलेट करके वहीं पे दिखा के और ऐड कर लोगे। उसके जब लेस करोगे तो लिखोगे 80C, यहाँ पे लिखोगे 80, पहले डिडक्शन हो जाएगा, फिर उसके नीचे लिखोगे 80C। 80C के सामने इनर कॉलम में लिख देना आप 1,50,000 जो भी आया, जैसे यहाँ 1,50,000 आया, फिर वैसे ही 80D और भी जो सेक्शन पढ़ाऊंगा वो सारे आएंगे, तो वो सारे आप यहीं पे लिख दोगे। सारे डिडक्शन को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखोगे और GTI में से लेस कर दोगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। Illustration 3. From the following information, compute the amount entitled to deduction under Section 80C of Income Tax Act for the assessment year 2022-23. 80C का कैलकुलेशन करना है हमको। फर्स्ट पॉइंट, प्रीमियम पेड ₹5,000 ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ हिज ओन लाइफ। खुद के लाइफ पे, खुद के लिए कोई भी इंश्योरेंस लिया गया है तो उसका प्रीमियम क्वालिफाई होता है। अब यहाँ कोई भी अमाउंट तो दे नहीं रखा है कि पॉलिसी कितने का था, डेट क्या था, तो हम मानेंगे कि ये 5,000 पूरा का पूरा क्वालिफाई होगा। तो 5,000 आप ऐसे ही ले लोगे, क्योंकि यहाँ ना ही डेट दे रखा है, ना ही क्या कहते हैं
पॉलिसी कितने का था ये भी नहीं बताएगा, तो आप ले लेना इसको पूरा पूरा। सेकंड पॉइंट, प्रीमियम पेड 16,000 ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ हिज मेजर सन्स लाइफ, मतलब कि सन जो है उनके 18 प्लस हो गए हैं, उनका उन्होंने लाइफ पॉलिसी ले रखा है, प्रीमियम उस पर भर रहे हैं, तो ये भी क्वालिफाई होगा। यहाँ भी डेट कुछ भी नहीं बताया गया है, ना ही कितने की पॉलिसी थी ये भी नहीं बताया गया है, फिर भी आप इसको ले लो क्योंकि मेजर सन पे, मैरिड डॉटर पे, खुद पे, हस्बैंड वाइफ सब पे अलाउ होता है, क्वालिफाई होता है, तो ये 16,000 रुपये आप पूरा ले लेना। थर्ड पॉइंट है, प्रीमियम पेड 1,000 ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ हिज मैरिड डॉटर, भाई मैरिड डॉटर भी क्वालिफाई होती हैं एटीसी में, तो ये आप लोगे अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी पॉलिसी का अमाउंट, डेट क्या है, ये सब कुछ नहीं दिया है, तो आप मानोगे ये पूरा क्वालिफाइड अमाउंट है, तो 1,000 रुपये आप पूरा का पूरा ले लोगे। फोर्थ पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ 5,000 रुपए, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है आरपीएफ में वो यहाँ पे हम एटीसी में लेते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी में जाता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एटीसी में आता है, तो फिर आप ये 5,000 रुपये पूरा पूरा अलाउ करोगे। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड 4,000 रुपये, ये भी अलाउ करोगे, बस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का नहीं आता है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 8th इशू ₹10,000, भाई एनएससी 8th इशू हो या 9th इशू हो, इन्वेस्टमेंट या परचेज लिखा है तो आप पूरा अमाउंट ले लेना। बस अक्रूड इंटरेस्ट लिखा है तब ध्यान रखना 5वें साल का मत लेना। डिपॉजिट्स इन होम लोन अकाउंट 8,000 रुपीज, तो अब ये देखो यहाँ पे, ये अभी मैंने 15 पॉइंट में आप देखो यहाँ पे बताया था, as the subscription to any such deposit scheme of or as a contribution to any such pension fund set up by the National Housing Bank as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf, होम लोन अकाउंट स्कीम हैज बिन नोटिफाइड, मतलब कि अगर किसी डिपॉजिट स्कीम में सब्सक्रिप्शन लिया गया है और जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है तो वो एटीसी में क्वालिफाई होगा। तो यहाँ पढ़ो, ये लिखा है होम लोन अकाउंट को, होम लोन अकाउंट स्कीम को नोटिफाई किया गया है। और यहाँ अपने क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ भी लिखा गया है कि होम लोन अकाउंट में ही डिपॉजिट किया गया है, तो ये 8,000 रुपए जो है पूरा पूरा क्वालिफाई होगा। कंट्रीब्यूशन टू यूएलआईपी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान 5,000 रुपीज, ये भी हमने पढ़ा है यहाँ पे। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा तो वो आएगा, यहाँ लिखा है ना, कंट्रीब्यूशन इन नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस और हिज और चाइल्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन एनी सच यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, मतलब कि यूएलआईपी, तो इसका यहाँ पे आएगा अमाउंट, तो 5,000 रुपीज आप पूरा ले लेना। उसके बाद है 9th पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹1,00,000 taken in 2019 on wife's life, the premium paid 8,000 out of agricultural income, भाई ऐसे तो एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया का एग्जेम्प्ट होता है तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम्स का उन्होंने क्या यूज़ किया, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये कह रहा है कि प्रीमियम पे किया गया एग्रीकल्चरल इनकम से, तो उससे हमको मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, ये पॉलिसी है वाइफ के लाइफ पे, यानी कि क्वालिफाई होगा। अब ये पॉलिसी का अमाउंट है 1,00,000 रुपए और पॉलिसी है 2019 में, तो भाई सब चीज़ आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आप देखा करो कि डेट कब की है, तो 2012 के बाद की है। अगर 1 अप्रैल 2012 या 1 अप्रैल 2012 के बाद की डेट है तो पॉलिसी के 10% से ज़्यादा अमाउंट क्वालिफाई नहीं होगा। तो आप 1,00,000 का 10% निकालो तो आ जाएगा 10,000 रुपीज़, और प्रीमियम कितना पे किया गया, 8,000 रुपये। तो जो पॉलिसी का 10% है उससे प्रीमियम कम है, इसलिए ये 8,000 रुपये क्वालिफाई होगा। तो यहाँ पे आप देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन वाइफ लाइफ 8,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि 1,00,000 का यहाँ पे 2012 के बाद की पॉलिसी थी, तो 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये था और उससे कम है प्रीमियम, तो 8,000 रुपये पूरा क्वालिफाई होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो हम 80C का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले दे रखा था प्रीमियम पेड ऑन हिज ओन लाइफ, भाई खुद के लाइफ पे कोई इंश्योरेंस लिया था उसका प्रीमियम है, और कोई भी डेट नहीं दे रखा था, पॉलिसी का पैसा नहीं दे रखा था, तो पूरा पूरा पैसा आप क्वालिफाई कर देना, 5,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट में है प्रीमियम पे हुआ है लाइफ पॉलिसी पे, प्रीमियम पेड ऑन हिज मेजर सन्स लाइफ,
अब सन के लाइफ पे, मैरिड डॉटर के लाइफ पे पूरा पूरा अमाउंट क्वालिफाई होता है। अब यहाँ पे ना ही अमाउंट का पॉलिसी का अमाउंट दे रखा है, ना ही डेट दे रखा है, तो आप पूरा अमाउंट क्वालिफाई कर दो 16,000 रुपये। उसके बाद तीसरे पॉइंट में है प्रीमियम पेड ऑन मैरिड डॉटर लाइफ। तो मैरिड डॉटर का भी क्वालिफाई होता है, केवल पेरेंट्स का अमाउंट नहीं क्वालिफाई होता है। अब यहाँ पे भी डेट नहीं दिया गया है, पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया रखा है, तो पूरा का पूरा प्रीमियम का अमाउंट क्वालिफाई कर देना। और ये सारे लाइफ पॉलिसी पे हैं, ऑन लाइफ पॉलिसी, प्रीमियम पेड ऑन लाइफ पॉलिसी। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का सैलरी में जाता है, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 80C में आता है, तो 5,000 रुपये पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड यहाँ पे आएंगे। फिर लिखा है नीचे कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, तो ये भी पूरा पूरा अमाउंट क्वालिफाई होता है 4,000 रुपये। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन NSC 8th इशू, NSC 8th इशू हो या 9th इशू हो, परचेज लिखा है, इन्वेस्टमेंट लिखा है, पूरा पूरा अमाउंट क्वालिफाई होता है। उसके बाद है डिपॉजिट इन होम लोन अकाउंट, क्योंकि होम लोन अकाउंट जो है वो नोटिफाइड है, उसमें डिपॉजिट किया गया है, तो ये भी क्वालिफाई होगा। डिपॉजिट इन होम लोन अकाउंट 8,000 रुपये। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ULIP, पूरा पूरा अमाउंट क्वालिफाई होता है, 5,000 रुपये है यहाँ पे। फिर 9th पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन वाइफ लाइफ। तो भाई वाइफ के लिए अगर कोई भी इंश्योरेंस लिया गया है, तो लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है, तो वो होता है, आता है 80C में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ लिखा है कि एग्रीकल्चरल इनकम से वो पे किया गया है पैसा, तो अब वो कंडीशन हटा दिया गया है कि पेमेंट टैक्सेबल इनकम से ही हो, तो उससे हमको मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चरल इनकम के पैसे से पे किया गया है। अब नॉर्मल आप क्वेश्चन जैसे देखते हो वैसे देखो, 2019 में लिया गया है, यानी कि 2012 के बाद की पॉलिसी है, तो पॉलिसी के 10% से ज़्यादा प्रीमियम का पैसा नहीं क्वालिफाई हो सकता है। तो 1 लाख रुपए की पॉलिसी है, आप 1 लाख रुपए का 10% निकालो, क्योंकि 2012 के बाद की पॉलिसी है, तो 1 लाख का 10% आएगा 10,000 रुपीज। अब प्रीमियम देखो, अपना प्रीमियम कितना है इनका 8,000 रुपये, तो 10% से कम है, इसलिए पूरा पूरा अमाउंट क्वालिफाई होगा 80C के लिए। और कुछ दे नहीं रखा है, इन्हीं सबको आप ऐड कर लोगे, इन सबको ऐड कर लोगे, ये आ जाएगा 62,000 रुपीज। अब 80C में 1,50,000 से कम अमाउंट है, तो फिर 1,50,000 को बस एक्सीड नहीं करना चाहिए। 1,50,000 तक है तो 80C में क्वालिफाई होता है, उससे ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो भी आप 1,50,000 ही क्वालिफाई करोगे। तो यहाँ 1,50,000 से कम है, तो यही हो जाएगा अमाउंट इंटाइटल टू डिडक्शन 80C में। तो 62,000 रुपये 80C में ये अमाउंट बस इतना जाएगा, 62,000, ये पूरा पूरा अमाउंट जाएगा क्योंकि ये 1.5 लाख से कम है। इलस्ट्रेशन 4, कंप्यूट द क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80C असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। तो ए दिया हुआ है, 80C बस कैलकुलेट करना है हमको। ए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 20,000 रुपीज ऑन हिज ओन पॉलिसी। तो ओन पॉलिसी पे क्वालिफाई होता है, यहाँ पे ना ही डेट दे रखा है ना ही पॉलिसी का अमाउंट, तो पूरा पूरा 20,000 रुपये क्वालिफाई हो जाएगा। बी पॉइंट, हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 5,000 एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF 4,000। अब ध्यान से सुनो, हिज ओन कंट्रीब्यूशन यानी कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, खुद का कंट्रीब्यूशन RPF में जो भी होता है, ओन कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखा है, तो वो पूरा पूरा अमाउंट 80C में क्वालिफाई होगा 5,000 रुपये, ठीक है।
अब यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में याद करो आप, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% वो चला जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा है तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, यहाँ पे नहीं आएगा। और ओन कंट्रीब्यूशन या फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखा है तो फिर वो आएगा 80C में। तो 5,000 रुपए क्वालिफाई होगा, ये 4,000 रुपए इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। सी, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस 80,000 आउट ऑफ विच ₹30,000 इज इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि घर लेने के लिए जो लोन लिया गया था उस पर रीपेमेंट हो रहा है 80,000 रुपए का, लेकिन उस 80,000 में से 30,000 रुपए इंटरेस्ट है। तो अब ध्यान रखना आप ये बात कि जो रीपेमेंट, लोन का रीपेमेंट होता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं आता है 80C में। तो 80,000 रुपए पूरे रीपेमेंट हो रहे हैं, तो 80,000 में से 30,000 रुपए इंटरेस्ट है, तो आप 80,000 रुपीज में से 30,000 इंटरेस्ट वाला अमाउंट हटा दो, इंटरेस्ट वाला अमाउंट 80C में नहीं आता है। तो 50,000 रुपए जो रीपे हो रहा है वो लोन का अमाउंट है, तो ये 50,000 रुपए क्वालिफाई होगा 80C के लिए। डी, परचेज NSC 9th इश्यू ऑफ 10,000, 8th इश्यू हो या 9th इश्यू हो, परचेज किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है, पूरा पैसा क्वालिफाई होगा, तो 10,000 रुपए क्वालिफाई है 80C के लिए। ई पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू फैमिली बेनिफिट फंड 1,000 रुपए। हमने कॉपी में जितने भी पॉइंट पढ़े, बुक में पढ़े, कहीं भी फैमिली बेनिफिट फंड का नहीं दे रखा था, तो ये नहीं क्वालिफाई होगा, नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC 8th इशू अमाउंट टू ₹1,000। भाई जब परचेज करते हैं NSC 8th इशू या 9th इशू तब तो पूरा अमाउंट क्वालिफाई होता है, लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट में 5वें साल का अमाउंट क्वालिफाई नहीं होता है बस, क्योंकि 5वें साल तो वो री इन्वेस्ट नहीं होगा, 5वें साल वो मेच्योर हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि ये 5वें साल का है, तो हम मानेंगे पहले 4 साल में से किसी एक साल का है, तो 1,000 रुपए पूरा क्वालिफाई होगा, ठीक है। जी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हिम ऑन हिज ब्रदर्स लाइफ पॉलिसी ₹5,000। भाई आप ये बताओ, हमने कॉपी में जब पढ़ा था तो किस पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्वालिफाई होता था? खुद के लाइफ पे और हस्बैंड या वाइफ के लाइफ पे और डॉटर और सन के लाइफ पे। भाई बहन, पापा मम्मी, इन लोग के लाइफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होगा क्वालिफाई 80C में, तो ध्यान रखना आप, ये भी जी पॉइंट भी नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं क्वालिफाई होगा 80C में। सॉल्यूशन देखते हैं 4 का। भाई हम 80C का कैलकुलेशन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हिज पॉलिसी, ऑन हिज ओन पॉलिसी। भाई खुद के ऊपर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लिया तो वो क्वालिफाई होता है। यहाँ कोई भी डेट नहीं दे रखा है और पॉलिसी का अमाउंट नहीं दे रखा है, तो पूरा अमाउंट आप क्वालिफाइड मान लोगे, तो 20,000 रुपए आप सीधे सीधे आउटर कॉलम में ले लो। उसके बाद लिखा है ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF 5,000 और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन RPF में 4,000। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी में जाता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मतलब खुद का कंट्रीब्यूशन 80C में आता है। तो आप लिखोगे यहाँ ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो 5,000 रुपए ये अलाउ होगा। ध्यान रखना आप जब टोटल इनकम के क्वेश्चन करोगे उसमें ऐसे दे रखा हो सकता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हैड कंट्रीब्यूट इतना % टू RPF, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी में जो ट्रीटमेंट था वैसे कर लेना आप, और एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन वहीं पे पहले मार्क कर लेना ताकि भूलो ना आप, और फिर जब 80C आप नीचे कैलकुलेट करोगे तो उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ले लेना, ठीक है। तो यहाँ हमने जैसे ले लिया 5,000 रुपए। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ लोन। एक घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया गया था, उसका रीपेमेंट हो रहा है, तो उसमें 30,000 रुपए इंटरेस्ट भी था। इंटरेस्ट नहीं क्वालिफाई होता है 80C में, तो 80,000 का लोन, 80,000 रुपए लोन जो है वो रीपेमेंट हो रहा था, उस 80,000 में से 30,000 इंटरेस्ट था, वो माइनस कर दो, केवल 50,000 रुपए 80C में आएगा। तो यहाँ आप लिखो रीपेमेंट ऑफ लोन for construction of residential house।
तो रेजिडेंशियल हाउस के लिए है। और ये जो लोन का रीपेमेंट कितने का हो रहा है, 80,000 रुपए का लोन पे हो रहा है, जिसमें कि से 30,000 रुपए इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट वाला अमाउंट आप लेस कर दोगे, इंटरेस्ट क्वालिफाई नहीं होता है एटीसी में, तो 50,000 रुपए केवल क्वालिफाई होगा। उसके बाद है परचेज्ड एनएससी 9th इशू, एनएससी 9th इशू हो 8th इशू हो, पूरा पूरा अमाउंट परचेज का आ जाता है। 10,000 रुपये आप सीधे आउटर कॉलम में ले लो। उसके बाद दिया है कंट्रीब्यूशन टू फैमिली बेनिफिट फंड, कंट्रीब्यूशन टू फैमिली बेनिफिट फंड, ये नहीं क्वालिफाई करता है, नॉट क्वालिफाइड फॉर एटीसी। उसके बाद है अक्रूड इंटरेस्ट फॉर एनएससी 8th इशू, 1,000 रुपए है, सीधे सीधे आउटर कॉलम में ले लो। अगर लिखा होता अक्रूड इंटरेस्ट ये 5वें साल का है तो नहीं लेते, पहले 4 साल का अक्रूड इंटरेस्ट एनएससी 8th इशू या 9th इशू पे आता है, 5वें साल का बस नहीं आएगा। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन ब्रदर लाइफ, तो भाई बहन का और पापा मम्मी का इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में क्वालिफाई नहीं होता है, तो यहां पे भी आप लिख दोगे नॉट क्वालिफाइड। तो अब और कुछ दे नहीं रखा है, इन सबको आप ऐड कर लो, ये आ जाएगा 86,000 रुपीज। तो अब क्योंकि ये अमाउंट जो है 1,50,000 रुपीज से कम है, तो ये जो है 86,000 ये क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। भाई 1.5 लाख तक जो भी अमाउंट रहेगा 80C में वो क्वालिफाइड रहेगा, 1.5 लाख से ज्यादा रहेगा तो भी आप 1.5 लाख ही लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1.5 लाख से कम था, 86,000 ही था, तो ये पूरा पूरा अमाउंट क्वालिफाई हो गया। अभी जैसे हमने सेकंड रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट था, लेकिन उसमें क्वालिफाइड अमाउंट केवल 1.5 लाख रुपए ही लेंगे, लेकिन आपको कैलकुलेट करके पूरा दिखाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 5, Suresh having age of 68 year furnishes the following information for assessment year 2022-23। हमको क्वालिफाइंग अमाउंट जो 80C में है वो कैलकुलेट करना है। ए पॉइंट दे रखा है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी टेकन इन 2011, पॉलिसी वैल्यू ₹2 लाख और प्रीमियम है 18,000 रुपए, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लिया करो किसके ऊपर है, क्योंकि अगर भाई बहन या मम्मी पापा के नाम पे है तो तुरंत उसको क्रॉस कर देना, नहीं क्वालिफाई होगा। तो यहाँ ओन लाइफ लिखा है, खुद का लाइफ, सन, डॉटर, वाइफ, हस्बैंड, इन सब का अलाउ होता है, क्वालिफाई होता है। तो यहाँ खुद का लिखा हुआ है इसलिए क्वालिफाई होगा। उसके बाद आप डेट देखो, तो डेट दिया हुआ है 2011। डेट की 2 कंडीशन थी, 1 अप्रैल 2012 से पहले और 1 अप्रैल 2012 के बाद। तो अगर 2012 से पहले की कोई पॉलिसी है तो पॉलिसी के अमाउंट का 20% तक क्वालिफाई होगा। तो 2 लाख रुपीज का 20% आप निकालो तो वो है 40,000 रुपीज, और प्रीमियम कितना है 18,000। तो क्या प्रीमियम 20% से ज्यादा है? तो नहीं, 20% को एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए 18,000 रुपए पूरा क्वालिफाई होगा। बी, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ वाइफ 5,000 रुपीज। फिर सबसे पहले आपको देखना है किसके लिए लिया गया इंश्योरेंस, तो वाइफ के लिए लिया गया है, तो ये क्वालिफाई होगा। दूसरी चीज यहाँ पे डेट नहीं दे रखा है या फिर पॉलिसी का अमाउंट नहीं दे रखा है, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्वालिफाई होगा। और यहाँ लिखा है पेड आउट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। पहले ऐसा रूल था कि टैक्सेबल इनकम से ही आपको पे करना है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम से पे किया गया है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रीमियम पे किया गया तो हमको उससे मतलब है, तो ये 5,000 रुपए क्वालिफाई होगा। सी, ओन कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12,000 रुपीज। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड यहाँ पे आएंगे, इसीलिए 80C का हेडिंग ही यही था कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड आप जहां देखना उसको क्रॉस कर देना। अगर यही चीज लिखा होता ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो वो आता है यहाँ पे।
फिर उसके बाद जैसे लिखा है कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 30,000, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज को छोड़ के सारे फंड क्वालिफाई होंगे, तो ये 30,000 रुपये क्वालिफाई होगा। उसके बाद ई पॉइंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इशू इंक्लूडिंग 5th ईयर इंटरेस्ट ऑफ 1,500, 4,000 रुपये। कहने का मतलब कि एनएससी का 8th इशू का अक्रूड इंटरेस्ट है 4,000 रुपये, जिसमें कि 5th ईयर का भी इंक्लूडेड है। और हमने अक्रूड इंटरेस्ट जब पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी उसमें कि interest accrued or interest due on NSC 8th issue or 9th issue, but only for first 4 years is allowed for 80C deduction because interest is reinvested in NSC। भाई देखो एनएससी जो है 5 साल में मेच्योर हो जाता है, ठीक है, तो 5वें साल तो वो वापस से रीइन्वेस्ट नहीं होगा, तो इसीलिए 5वें साल का इंटरेस्ट कभी भी 80C में नहीं लेते हैं, केवल पहले 4 साल का अक्रूड इंटरेस्ट एनएससी का लेते हैं। तो यहाँ 5 साल का कितना है, सॉरी 5th ईयर का कितना है 1,500, और टोटल पूरा 5 साल का मिला के कितना है 4,000। तो अब 4,000 में से 1,500 लेस कर देना, क्यों, क्योंकि ये 1,500 5th ईयर का है और अक्रूड इंटरेस्ट 5th ईयर वाला नहीं लेना है। तो 4,000 में से 1,500 माइनस करोगे तो पहले 4 साल का अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा, वो अमाउंट क्वालिफाई होगा 80C के लिए। उसके बाद डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये भी हमने कॉपी में पढ़ा है, ये आता है यहाँ पे डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सब आता है। तो ये भी पूरा अमाउंट 20,000 रुपीज क्वालिफाई होगा। सॉल्यूशन देखते हैं 5 का। तो 80C हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट था पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, खुद के लाइफ पे कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है तो वो क्वालिफाई होता है। दूसरी चीज, ये पॉलिसी 2012 से पहले की पॉलिसी है, यानी कि 20% तक क्वालिफाई होगा। तो आप पॉलिसी कितने की है 2 लाख रुपए की, 2 लाख का 20% निकालोगे क्योंकि ये पॉलिसी 2012 से पहले की है, तो 2 लाख का 20% आएगा 40,000 रुपीज। और प्रीमियम कितना है 18,000, तो 20% से कम है तो क्वालिफाई होगा, तो 20% से कम है 18,000 रुपीज, तो 18,000 पूरा क्वालिफाई होगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन वाइफ्स लाइफ। तो भाई खुद के लाइफ पे मैरिड डॉटर सन या फिर वाइफ के नाम पे लिया गया है, हस्बैंड के नाम पे लिया गया, तो वो क्वालिफाई होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे पॉलिसी का ना ही अमाउंट दे रखा है ना ही डेट दे रखा है, तो पूरा अमाउंट आप बाहर ले लो। ये नीचे दे रखा है कि एग्रीकल्चरल इनकम से ये पे हुआ है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा अमाउंट क्वालिफाई होगा। उसके बाद लिखा है ओन कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ध्यान रखना आप अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्वालिफाई ही नहीं होता है, नॉट क्वालिफाई। 80C का हमेशा हेडिंग से आप याद करना, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और एंड प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं आता है 80C में। उसके बाद लिखा है कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, तो वो पूरा अमाउंट क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद दे रखा है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC 8th इशू, तो भाई देखो परचेज का तो अमाउंट पूरा आता है NSC 8th इशू और 9th इशू का, लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट दे रखा है तो 5वें साल का छोड़ के बाकी पहले 4 साल का आता है। 5 साल में मैच्योर हो जाता है तो 5वें साल ये रीइन्वेस्ट नहीं होता, इसलिए 5वें साल का इंटरेस्ट 80C में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में लिख रखा है कि इट इंक्लूड 5th ईयर इंटरेस्ट ऑफ 1,500 रुपीज, तो आप इसको ऐसे करोगे, टोटल कितना हो रहा है इंटरेस्ट 4,000 रुपए और 5th ईयर का कितना है
1500, तो फिफ्थ ईयर वाला आप माइनस कर दोगे तो आ गया 2500 रुपीज। तो फिफ्थ ईयर का हमने माइनस कर दिया तो पहले 4 साल का इंटरेस्ट आ गया और पहले 4 साल का अक्रूड इंटरेस्ट एनएससी 8th इशू पे क्वालिफाई होता है। उसके बाद है डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कोई भी पैसा डिपॉजिट किया गया हो या सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 2004 में कोई भी पैसा डिपॉजिट किया हो तो वो क्वालिफाई होता है। तो ये 20,000 रुपये आप पूरा पूरा यहाँ पे लिख लोगे। अब इन सबको आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 75,500 रुपीज क्वालिफाइड अमाउंट फॉर 80C। अगर 1.5 लाख, भाई देखो 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो बस 1.5 लाख रुपए यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ऐड करके आप लिख देना और नीचे लिख देना कि क्वालिफाइड अमाउंट ऑफ 80C इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1.5 लाख। कहने का मतलब कि इट कैन नॉट बी मोर देन 1,50,000। तो भाई देखो यहाँ 1,50,000 से कम था इसलिए 75,500 रुपीज पूरा क्वालिफाई होगा। ठीक है।